So up till now, we had been studying about bodies which have a single point mass. So we were studying the dynamics and the kinematics of single mass systems. And in the last class, we had also seen for the rigid bodies how to calculate the center of mass and calculate the momentum, and using the conservation of momentum principle, what will happen to colliding objects. Okay. So today we will study rigid body and the rotational motion. Okay. So before starting with the rigid body, we need to know the analogy between the linear motion and the rotational motion. So in the linear motion, we had studied some quantities like displacement, velocity, acceleration, and we had also studied about forces, masses m. Okay. Similarly, the analog quantities of these in rotational motion will be, instead of displacement, we will have the angular rotation theta. For velocity, we will have omega. For acceleration, we will have the angular acceleration alpha. Just like force causes linear motion, a torque will cause a rotational motion. And in place of the mass m, we will have the moment of inertia capital I. So out of these quantities, कौन सी quantities vectors हैं और कौन सी quantity scalar है? सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बस मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को छोड़ के. तो थीटा होता है कि बॉडी कितने एंगल से रोटेट हो रही है, इसका डिग्री, इसका यूनिट होता है रेडियंस. ओमेगा इज द चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम, तो ओमेगा होगा डेल थीटा बाय डेल टी, एंड इसका यूनिट होता है रेडियंस पर सेकेंड. सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. और जिस तरह फोर्स वाज इक्वल टू मास टाइम्स द एक्सेलरेशन इन केस ऑफ लीनियर मोशन, यहाँ पर टॉर्क विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन. तो सब कुछ सिमिलर है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. ये अभी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसी तरह लीनियर केस में हमने काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस लिखी थी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू, और s की जगह x लिखे तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, या फिर x माइनस एक्स नॉट. सिमिलरली रोटेशनल मोशन में इक्वेशंस हो जाएंगी. ओके, आप बताइए कि इन तीनों इक्वेशंस को रोटेशन में कैसे लिखेंगे. ओके, तो इसके न्यूमेरिकल्स में सब कुछ सेम होगा, बस लीनियर वेरिएबल्स की जगह एंगुलर वेरिएबल्स डालने. तो अगर हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में 10 रेडियंस पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम किसी भी टाइम पर उसका न्यू एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं. और क्योंकि हमें वेलोसिटीज पता है, हम कितने एंगल से रोटेट हुआ है आफ्टर सर्टेन टाइम वो भी निकाल सकते हैं. ओके, सो देन लेट अस स्टडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो अगर सिंगल पॉइंट है m1 एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम द ओरिजिन, देन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिर्फ m1 r1 स्क्वायर. अगर एक और पॉइंट ऐड करते हैं तो m2 r2 स्क्वायर ऐड हो जाएगा उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन में. इसी तरह इफ वी हैव n different points at ri r1 till rn locations, the total moment of inertia will be the summation of all mn rn squares. अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये r वैल्यूज हैं, these are the perpendicular distance from the axis about which rotation is happening. तो अगर एक्सिस को हम विजुअलाइज करें तो ये z एक्सिस है. तो
अगर हम एक्सिस को चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। मास के लिए मास हमेशा सेम रहता है, आप कहीं से भी मेजर करो, बट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर रोटेशनल एक्सिस। ओके, देन कुछ रिजिड बॉडीज होती हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम सिर्फ समेशन नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रल ऑफ dm टाइम्स आर आई स्क्वायर। तो हर एक पॉइंट के लिए हम इसका dm आर स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर द एंटायर मास। ओके, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं। तो लेट अस सी, अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल या फिर रॉड है और हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12। ओके, तो डेरिवेशन इसका देखते हैं अभी। हम मानते हैं कि ये वाला पोजीशन x इज इक्वल टू 0 है, राइट मोस्ट पोजीशन x इज इक्वल टू l/2 है और लेफ्ट मोस्ट पोजीशन x इज इक्वल टू -l/2 है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा dm टाइम्स आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि पूरे रॉड का मास कैपिटल M है, तो पर यूनिट लेंथ रॉड का मास होगा m डिवाइडेड बाय l। सो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा हमारा सिग्मा। और अब हम इसमें इन्फिनिटेसिमल मास वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लो x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का इन्फिनिटेसिमल मास है हमारे पास, तो इसका मास हम dm एज्यूम कर लेंगे। तो लेट्स से विड्थ ऑफ द रॉड इज, ओके विड्थ इसमें नहीं चाहिए क्योंकि ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे इस dx वाले इन्फिनिटेसिमल का मास कितना होगा, dm विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स dx। तो dm की वैल्यू आएगी हमारी कैपिटल M ओवर L टाइम्स dx। तो इसका मतलब ये वाला dm हम इस इंटीग्रेशन में रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ m ओवर l। r की जगह हम x भी लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, और dx एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे नेगेटिव l/2 से पॉजिटिव l/2 तक। ओके, तो ये कितना आ रहा है आंसर? ओके, तो ये उसका डेरिवेशन हो गया। अगर सेंट्रल एक्सिस है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हमें इसके एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आता है ml स्क्वायर बाय 3। इसका प्रूफ क्या होगा? ओके, सो इस केस में हम लिमिट्स चेंज कर देंगे बस, तो फाइनल आंसर आएगा I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3। इसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो अगर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 है, तो एज वाली एक्सिस के अबाउट होगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर, वेयर d इज इक्वल टू l/2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी आंसर ml स्क्वायर बाय 3 आएगा।
तो अब बाकी शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। रॉड की जगह अगर सिलेंड्रिकल होगा तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, क्योंकि आप रॉड ले रहे हो और सिलेंडर ले रहे हो, तो आप रॉड को अज्यूम कर सकते हो इट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म रॉड्स। तो अगर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है तो पूरे सिलेंडर का भी सेम रहेगा, और सिमिलरली एज वाली एक्सिस के अबाउट ml²/3 रहेगा। अब नेक्स्ट है, आपके पास सिलेंडर है and you are trying to find the moment of inertia about the axis passing through the diameter of the cylinder। तो इस केस में कितना होगा? अगर रेडियस r है सिलेंडर का, इसमें हम कैसे सोचेंगे? ये जो सिलेंडर है, दिस कैन बी assumed to be made up of a lot of discs, a lot of hollow discs। अब एक हॉलो डिस्क का mr² होता है, तो बड़ी सारी हॉलो डिस्क एक के ऊपर एक लगा देंगे तो उसका भी सेम ही रहेगा। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², एंड सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर हॉलो डिस्क एंड सॉलिड डिस्क। नेक्स्ट आता है हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 या 2/5, 2/3 mr² हॉलो स्फेयर का और 2/5 mr² सॉलिड स्फेयर का। ओके, तो एक और इसमें चीज है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है तो इसको हम mk² के इक्वल कर देते हैं, वेयर k इज ऑल्सो नोन एज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ये बस टर्म है, ये कभी पूछते नहीं है, बट अगर गलती से पूछ लिया तो यू शुड नो। तो हॉलो स्फेयर का सॉलिड स्फेयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? हॉलो स्फेयर के लिए क्या आएगा? √2/5r। इस इक्वेशन से m कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेंगे पूरा, तो k विल बी इक्वल टू √2/5r। ओके, अब इसमें दो थ्योरम्स होती हैं, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहले हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास दो एक्सिस है, एक जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और दूसरी जो सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस दूर से पास हो रही है। Let's say the distance between the two axes is small d. The moment of inertia about the central axis is IC. Then the moment of inertia about the axis which is distance t from the central axis is given by IC plus md²। Okay, this is the parallel axis theorem। Okay, अब नेक्स्ट आता है perpendicular axis theorem। Perpendicular axis theorem is only applicable for planar objects, 2D objects। Perpendicular axis theorem is not applicable on 3D objects। तो अगर हमारे पास ये है, इसकी तीन एक्सिस बना लेते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट आई एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई के अबाउट आई वाई है, जेड के अबाउट आई जेड है, और जो बॉडी है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो वी कैन से आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, तो जो एक्सिस इसके सेंटर से पास होगी और परपेंडिकुलर टू द डिस्क होगी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। Then what will be the moment of inertia of the axis passing along the diameter? तो इसमें हम दो एक्सिस लेंगे, वन along the diameter और दूसरा perpendicular to that, और दोनों का सम will be equal to mr²। Therefore
I1 and I2 are both equal to mr square by 2. ओके, तो ये खत्म हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन पे आते हैं. तो अगर हमारे पास टॉर्क हो और हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो, तो वी कैन यूज द इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. तो पहले कुछ टॉर्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं. लेट्स से ये हमारे पास एक सिलेंडर है, एक सॉलिड डिस्क है, और इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक T1 इस तरफ और एक T2 इस तरफ, और इस डिस्क का रेडियस r है. सो व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डिस्क? It will be r times T1, which will be clockwise, so it will be negative, and plus r times T2, और ये दूसरे वाला काउंटर क्लॉकवाइज होगा इसलिए पॉजिटिव होगा. अब दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 टाइम्स अल्फा. तो इससे हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं. Now suppose we add another force which is acting at a distance r by 2 from the center, and इसकी वैल्यू है T3. तो टॉर्क कितना से चेंज हो जाएगा? एक और टर्म आएगा r by 2 टाइम्स T3. बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि अभी भी उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है. ओके ओके, नेक्स्ट वी कम टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सपोज हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट. अगर ये अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I इज इक्वल टू 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है. नाउ अब हम इसका रोटेशन का एक्सिस चेंज कर देते हैं टू दिस वन. So what will be the new moment of inertia? Will it be the same? ओके, सो 100 नहीं होगा, क्योंकि इस केस में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है. 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते. ठीक है, तो इसमें 100 नहीं होगा, बट 200 से डिफरेंट होगा, बस यही बताना चाहता था. 100 किस केस में होता है? इस केस में, जब हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था. ओके, तो इसके बाद आता है हमारे पास रोलिंग मोशन. सपोज ये बॉल है, ये एक व्हील है, एंड इट इज रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस. तो अगर इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vcm है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज r, then what will be the angular velocity of this rolling ball? So omega will be equal to vcm by r. तो इसके लिए हम ऐसे से अंडरस्टैंड करते हैं, जो पॉइंट कांटेक्ट में है सरफेस के, दैट विल बी मूविंग with speed 0 because that is attached to the surface. अब इसका स्पीड 0 है, और ऊपर वाले पॉइंट का स्पीड vcm टू द राइट है, एंड ओमेगा का डायरेक्शन हमें पता है इज क्लॉकवाइज. So we can say vcm minus 0 will be equal to omega times r, and therefore omega is equal to vcm by r. तो ये आई है कि जब भी कोई रोटेटिंग बॉडी होती है, उसके किसी भी दो पॉइंट्स की हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स. इस केस में जो ग्राउंड वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 0 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई vcm माइनस 0. दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा r. इसलिए ओमेगा विल बी इक्वल टू vcm बाय r.
सेम क्वेश्चन लेते हैं। लेट से हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। तो अगर ए की वेलोसिटी वी ए है, बी की वेलोसिटी वी बी है, तो इस केस में वी कैन से वी ए बी will be equal to omega d. This is a property of rotating objects. अब जरूरी नहीं है कि ए और बी सेंटर ऑफ मास के सेम लाइन में हो, ए और बी किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं सर्कुलर बॉडी के। सो देयरफॉर वी विल से वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर टाइम्स टी। अब पिछले वाले केस में जो बी पॉइंट था वो जमीन के कांटेक्ट में था और ए पॉइंट जो था वो सेंटर ऑफ मास था, इसलिए वी ए माइनस वी बी सिर्फ वी सी ओ एम हो गया था। नाउ सपोज दिस इज द बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट इज v and the velocity of the bottom most point is v by 2 to the left। तो इस केस में स्लिपिंग हो रहा है। अगर स्लिपिंग नहीं होता तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है, बट अगर सरफेस स्लिपरी है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की भी वेलोसिटी होगी। तो इस केस में इफ द रेडियस ऑफ द ब्लॉक इज r, what will be the angular velocity? तो क्या आंसर आएगा? देखो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर्स है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो पिछले वाले इक्वेशन में जाते हैं। हमने देखा था द रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टी, करेक्ट। लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? v बाई टू होगा या 3v बाई टू होगा? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब हम वी ए माइनस वी बी करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वी माइनस नेगेटिव वी बाई टू, विच इज इक्वल टू 3v बाई टू। तो इस केस में 3v बाई टू विल बी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स 2r। therefore omega will be equal to 3v by 4r। तो अब इसमें कौन सा पॉइंट होगा जो कि रेस्ट पर होगा? कौन से पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी क्या? ओके, तो देखते हैं इसको। वी ए की वेलोसिटी प्लस वी है और नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी नेगेटिव वी बाई टू है। तो लेट अस अज्यूम, पहले हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया ओमेगा इज इक्वल टू 3v बाई 4r। तो सेंटर ऑफ मास अगर पॉइंट सी है तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी एट सी माइनस वेलोसिटी एट बी विल बी इक्वल टू ओमेगा आर, करेक्ट। तो वेलोसिटी एट सी माइनस नेगेटिव वी बाई टू इज इक्वल टू 3v बाई 4r टाइम्स आर। तो वेलोसिटी एट सी कितनी आ गई? Center of mass is moving forward with speed v by 4। ऊपर वाला पॉइंट v से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास v बाई 4 से जा रहा है और नीचे वाला पॉइंट पीछे जा रहा है। इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि बीच में एक पॉइंट d होगा जिसका वेलोसिटी जीरो होगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर x मान लेते हैं तो x कैलकुलेट कर सकते हो।
2r/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर हम b और d के बीच में इक्वेशन लिखें तो vb माइनस vd विल बी इक्वल टू ओमेगा x। इसका मतलब vb तो नेगेटिव v/2 है और vd हमारा 0 है। तो एक सेकेंड, vb माइनस vd विल बी नेगेटिव ओमेगा x। नेगेटिव इसलिए क्योंकि हम b को देख रहे हैं d के रिस्पेक्ट में, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। तो नेगेटिव v/2 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा x एंड ओमेगा को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3v/4r तो x की वैल्यू आएगी 2r/3। तो इस केस में क्या हो रहा था, स्लिपिंग हो रहा था। तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है दैट इज मूविंग टू द लेफ्ट विद स्पीड v/2। जो 2r/3 पे पॉइंट है इसका वेलोसिटी 0 है। जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज मूविंग टू द लेफ्ट विद स्पीड v/4 और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दैट इज मूविंग टू द राइट विद v। तो बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें वेलोसिटी कम 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 होते जा रहा है until it becomes 0 और फिर 0 वाले के जितने भी नीचे पॉइंट्स हैं उनका स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये होगा हर एक पॉइंट का स्पीड। अब जिस पॉइंट का स्पीड 0 है उस पॉइंट को एक स्पेशल नेम दिया जाता है ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इसका मतलब इंस्टेंटेनियसली इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है क्योंकि इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। ओके, और अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा होता तो हमारा ऐसे बनता डायग्राम, नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी 0 होता, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v/2 होता और टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी v होता। तो इस केस में बीच के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन वाली वेलोसिटी के होते हैं और जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता नीचे वाला पॉइंट क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। तो जब स्लिपिंग नहीं हो रहा तो सबसे नीचे वाले पॉइंट के अबाउट रोटेशन होता है और जब स्लिपिंग हो रहा होता है तो नीचे वाले पॉइंट के अबाउट नहीं होता, बीच में किसी पॉइंट के अबाउट होता है। ओके, तो अगर इसको हम वेक्टर नोटेशन में लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो इसमें बस ये है कि प्लस और माइनस साइन का गड़बड़ नहीं होता, बट अदरवाइज आपको समझ आ रहा है तो आप वेक्टर नोटेशन के बिना भी सिर्फ नंबर्स यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अब काइनेटिक एनर्जी पे आ जाते हैं। तो जब एक पॉइंट मास हमने लिया था तो अगर उसका मास m था और उसकी वेलोसिटी v थी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू हाफ mv², क्योंकि पॉइंट मास में रोटेशन तो हो ही नहीं सकता। बट अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का एक तो उसका लीनियर मोशन हो रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी और ऊपर से इस लीनियर मोशन के साथ एक रोटेशनल मोशन भी हो रहा होगा जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। तो इस केस में अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस द काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो अभी भी हाफ mv² रहेगी, बट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेंगे, किसी भी रैंडम पॉइंट का वेलोसिटी नहीं लेंगे, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लेंगे। और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और I will be the moment of inertia about the center of mass। तो अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और अगर रिजिड बॉडी रोटेट नहीं कर रही है बस सीधा सीधा चल रही है तो सिर्फ हाफ m v c o m स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी।
पर दोनों हो रहा है तो हमें दोनों का सम लेना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे लीनियर मोमेंटम वाज इक्वल टू मास टाइम्स द वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय एल वेक्टर इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन भी काउंटर क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव होता है। नाउ इसमें कुछ केसेस आते हैं। पहला, अगर रिजिड बॉडी हो जैसे कि ये, in this case you have to find the moment of inertia about the rotating axis and you also have to find the angular velocity, और दोनों का प्रोडक्ट I omega will give you the angular momentum। बट सपोज हमारे पास रिजिड बॉडी की जगह कुछ पॉइंट मासेस हैं। लेट्स से ये 3 पॉइंट्स हैं which form a triangle and these 3 points are rotating about an axis passing through the centroid। सो इस केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा निकालने के लिए I इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर वाला डेफिनेशन यूज करेंगे और उसके बाद ये अप्लाई करेंगे। ओके, सो पॉइंट मास के केस में एक और तरीका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, विच इज आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। तो ये वाला डेफिनेशन यूज करके भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं तीनों पॉइंट्स का। दोनों से हमें सेम आंसर मिलेगा। ओके, नाउ अगर मान लो हमारे पास ये सर्कुलर डिस्क है and the rotation is happening about the central axis passing through the perpendicular plane. In this case, moment of inertia will be calculated based on the moment of inertia of this axis. Okay. But suppose if we shift the rotational axis to some other point, in that case the moment of inertia will change, therefore the angular momentum will also change. So if before calculating the moment of inertia, before calculating the angular momentum, you have to first identify about which axis is the rotation happening. Only then you can calculate the correct angular momentum. Okay. Now we have seen that torque is equal to I times alpha, and this is also equal to I times d omega by dt. So if moment of inertia is a constant value, we can take it inside the derivative. So we will get torque is equal to the derivative of I omega with respect to dt, which is equal to the change in angular momentum per unit time. तो अगर नेट टॉर्क हमारे पास 0 होगा, इसका मतलब देयर विल बी नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सो द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, जो हमने कल भी पढ़ा था। So if external torque is 0, then initial angular momentum will be equal to the final angular momentum. तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक स्विंग है, एक रॉड के ऊपर सर्कुलर डिस्क इज अटैच्ड, द मास ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज m and the radius of the circular disk is capital R. A child is standing on the edge of the circular disk. The mass of the person is m. Initially, the angular velocity of the disk was omega. Let's call it omega naught. Now, after some time, the child decides to walk along the radius inside the disk. So you have to calculate the velocity when the child is at the midpoint between the edge and the center. इसके लिए हमें पहले मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल के इक्वल होगा बिकॉज इसमें एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इन दिस केस वाज the total moment of inertia. The total moment of inertia was the moment of inertia plus the disk mr square by 2 plus the moment of inertia of the child, which is mr square, and the initial angular velocity was omega naught.
Now this will also be equal to the final angular momentum, and final angular momentum is also equal to the moment of inertia of the disk, which is mr square by 2, plus the moment of inertia of the child when it is at the midpoint. तो अब हम लेंगे m टाइम्स द फाइनल ओमेगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास आएगा फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा नॉट divided by 3/4 mr square, which is equal to 2 omega naught. तो जैसे जैसे चाइल्ड पास आएगा वैसे वैसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होते जा रहे हैं। जब वो चाइल्ड एकदम सेंट्रल पोल पर आ जाएगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? उस केस में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सो उसमें भी हम सिर्फ mr स्क्वायर बाय 2 को कंसिडर करेंगे और ओमेगा निकाल सकते हैं सिमिलर लॉजिक से। ओके, तो यहाँ पर तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था बिकॉज देयर वाज नो एक्सटर्नल टॉर्क। बट सपोज समवन कम्स एंड ही स्टार्ट्स पुशिंग द स्ट्रिंग अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी कि वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? कि तो इस केस में अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो फाइनल तो क्या करेंगे? तो we will use the external torque which is equal to R times the force external. So external torque is R times F external, and पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फोर्स एक्सटर्नल इसे काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेशन करा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव होना चाहिए। So this torque will then be equal to the change in angular momentum divided by change in time. तो अगर हमें पता है कि वो कितने टाइम के बाद अंदर आ रहा है, तो यूजिंग द फैक्ट दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू आर एफ एक्सटर्नल टाइम्स डेल्टा टी, हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। तो इस केस में इनिशियल और फाइनल सेम नहीं होगा, बट वो इतने फैक्टर से डिफरेंट होगा। अब हमें सब कुछ दिया हुआ है तो हम इस केस में भी फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क आएगा तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व नहीं करना है।